वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क भर में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक 66% आवाम की पहुंच से दूर है। और अगर चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 140 से 150 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है और कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर से ये बढ़ जाएंगी। और मुर्गी के गोश्त की बात करें तो उसकी कीमत में भी 7 रुपये इजाफे के बाद फी किलो अब 446 रुपये हो गया। और अंडे की कीमतें जो है वो उसी तरह मुस्तहकम है। इसके बावजूद पाकिस्तान में 2024 में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। लेकिन अब हसनैन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये तब्दीली माशी पॉलिसियों का नतीजा है या फिर दीगर अवामिल में इसमें किरदार अदा किया है? क्या ये मुस्बत रुझान पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशाइन साबित होगा? लेकिन ये मुझे गजल टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग ना किसी तरफ से मुस्बत लगता नहीं। आपने पहले अशिया की कीमतें गिनवाई कि वो बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं, फिर कहाँ पे जो हमारी महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे आई। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, माहिर माशियात। शकील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल वही गजल वाला है कि क्या वजह है कि महंगाई आपके सिंगल डिजिट पे आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी घी की कीमत देखिए, ऑयल की कीमत देखिए, मुर्गियों की कीमत देखिए, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन उसका आम आवाम को फ़ायदा तो नहीं है। सिंगल डिजिट पे सिर्फ हमें किताबी ही समझ आ रही है या रियल में भी कुछ सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन गई है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर महंगाई पहले 15% पर डे यानी पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही थी, तो अब 9% से बढ़ रही है, 8 से, जितना भी ये कहते हैं सिंगल डिजिट में आई है। तो इसका कहीं से मतलब नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। यानी कि पहले जो कीमतें एक दिन के बाद यानी कि 15 रुपये से तक होती थी, अब वो 9 रुपये तक हो गई हैं, एक दिन के बाद बढ़ गई हैं, कि मजीद इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कि पहले यानी कि कीमतें थी इस महंगाई की वेव से पहले, वो कीमतें तो कभी भी नहीं आएंगी। अब जो उनमें जो इजाफा हो रहा है सिर्फ वो स्लो डाउन हुआ है। इजाफा मसलसल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये स्लो डाउन हुआ है। तो इसलिए महंगाई को अगर कहें कि जी महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं हुई, सिर्फ जो कि इन्फ्लेशन का रेट था वो कम हुआ है। पहले 10 रुपये बढ़ती थी तो 5 रुपये बढ़ रही है चीज़, चीज़ की कीमत बढ़ रही है। और जब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी तो फिर वो क्या कहते हैं कि ये हमें मजीद चीज़ों की कीमतें महंगी होती रहेंगी। इसमें से निकलने का जो सबसे बेहतरीन रास्ता ये होता है कि आप लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारी लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है। मतलब देखिए, तनख्वाहें जो है आवाम की वो वहीं की वहीं स्टक हुई हुई हैं। डॉलर जो था कि वो 2078 तक जा चुका है, जिसकी वजह से यानी कि उनकी रुपए की जो वैल्यू और कम हुई थी, और उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर और कम हुई थी। तो इन सारे मामलों को देखते हुए जब तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी, तब तक आपको महंगाई ऐसे ही बढ़ती नजर आएगी। अच्छा शकील साहब, माशी मौसम अच्छा है बाजार, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अब रोज़ाना ये कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी कहते हैं कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं महंगाई के हवाले से। और कल एक सर्वे भी आया था जिसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे कहते हैं। वैसे तो उमूमन ये आम शहरियों का ही सर्वे है, लेकिन अगर आम शहरियों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जो कमोडिटीज़ हमारी मार्केट में है उनकी प्राइस वैसे ही है। तो आम आवाम तक जितनी भी महंगाई कम होती है, चाहे 10%, 15%, उसके समरात कैसे जाएंगे? महंगाई कम नहीं हो रही है, महंगाई का रेट कम हो रहा है। सही। सिवाय ये देखिए, ये फंडामेंटल डिफरेंस है। मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, देखिए अगर पहले की एक चीज़ की कीमत ये थी कि 10 रुपये थी, वो नेक्स्ट डे हो जाती थी 12 रुपये की। अब फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि वो नेक्स्ट डे हो रही है 11 रुपये की। सिर्फ रेट कम हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही। लेकिन रामे साहब, जो एक सवाल पैदा होता है कि ठीक है महंगाई का रेट कम हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही, लेकिन जो बाइंग पावर है वो भी ज्यादा नहीं हो रही, बाकी चीजें तो उसी तरह स्टक हैं। हाँ जी, मैं इसी बात पे भी बात कर रहा था कि जो परचेसिंग पावर है लोगों की, वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। उसके डिप्लीट होने की दो मेजर वजूहत मैंने आपसे शेयर की हैं। एक तो ये थी कि जो पे जो थी, जो यानी कि जो सैलरीड क्लास है, उनकी यानी कि सैलरी में कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा महंगाई के लिहाज से। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमारा रुपया डी वैल्यू हुआ था इसके हिसाब से डॉलर से, उसने मजीद हमारी जो कि रुपये की कीमत थी चीज़ें खरीदने की कम कर दी थी। कैसे? अब देखिए, जो पेट्रोल है जिसको एनर्जी की बात करते हैं, वो सारा का सारा हम इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट। जब इंपोर्ट करते हैं तो जब उसकी यानी कि रुपया आपका पहले जो यानी कि मिसाल देते हैं, अगर पहले $1 100 के बराबर था, तो आपको जो पेट्रोल मिल रहा था वो 100 रुपये का लीटर मिल रहा था। अब अगर उसी रुपये की डॉलर की वैल्यू 278 रुपये हो गई है, अब आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो 278 रुपये का मिलेगा, और आपकी पे वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो आपकी परचेजिंग पावर मजीद डिप्लीट हो गई।
इस तरह हम बहुत सारी फूड आइटम्स को देखें, दालें देखें, जो हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जब उनकी कीमत में भी डॉलर में ऐसे ही चेंज आता है तो उनकी कीमत भी ऐसे ही इम्पेक्ट करती है। पहले जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी अब हमें 50 की मिल रही है। तो दोनों तरफ से जो कि सैलरीड क्लास है उस पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सही। अच्छा शकील साहब, मार्केट के हवाले से बताइएगा, हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा आ रहा है, मुस्बत रुझान है, 1 लाख को क्रॉस कर लिया है, क्या इस हवाले से कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि IMF क्या कहेगा? अब FBR के हवाले से भी कोई बातें नहीं की जा रही कि शॉर्टफॉल बढ़ गया या ज्यादा हो गया? लेकिन जब मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि वो मुसलसल बढ़ रही है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जो ब्रोकर एसोसिएशन है स्टॉक मार्केट की, उनके सीनियर वाइस चेयरमैन का। उनसे बात हो रही थी, उन्होंने 2-3 चीज़ें की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक, तो उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि जब ये रियल स्टेट पे, यानी कि जब प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगना शुरू हुआ तो लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट करना काम शुरू की, तो स्टॉक में हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट में आ गई हो। दूसरा ये है कि इस सेक्टर में जो कि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अपने आप, जो कि हम पिछले से देखते हैं, जो लास्ट टाइम में भी हमें नजर आया था, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो मालियाती सेक्टर है, उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है स्टॉक मार्केट को, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से गवर्नमेंट जो है कि वो प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रही है। जब वो कर्ज लेती है तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है उनका डिविडेंड बढ़ता है, तो उनकी जो स्टॉक मार्केट वैल्यू वो बढ़ती है। इस वजह से जो आपको स्टॉक मार्केट में जो क्या है उनको तेज़ी नजर आती है। तो मेनली जो हुआ था कि वो जो हुआ था बैंकिंग सेक्टर से, इस दफ़ा भी यही हो रहा है। एक तो बैंकिंग सेक्टर है, फिर रियल स्टेट है, इस तरह 2-3 और चीज़ें हैं। मगर एक चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पर जो कि लोग क्या कहते हैं इसको नहीं अभी जज कर रहे, ये जो मार्केट है ये सस्टेनेबल नहीं है अभी, जो कि एक्सपेंशन हुई है। इस मार्केट में करेक्शन आएगी, अब वो करेक्शन कितने लेवल की होती है उसका हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा रामेश साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट की इक्तसादी पॉलिसी हैं, टैक्सेस कलेक्शन की पॉलिसीज़ हैं, क्या इनको आप बेहतर समझते हैं? आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी? हाँ। देखिए, स्टेबिलिटी जो रिलेट होती है वो होती है आपकी प्रोडक्शन सेक्टर से। प्रोडक्शन सेक्टर मींस कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे जा रहा है, आपकी एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ये दोनों सेक्टर परफॉर्म करते हैं तो आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाती है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको प्रोडक्शन सेक्टर उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, हमें प्रोडक्शन सेक्टर में वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जिसकी बिना पर हम कह सकें कि हम मार्केट जो है कि स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। जी। देखिए, टैक्सेस जो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको जो प्रोडक्शन सेक्टर उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। और जिस तरह आपने अभी सुना है कि गवर्नमेंट इस साल से ज़राअत पे भी टैक्स लगा रही है। अब ज़राअत पे टैक्स लगाएं तो किस लेवल पे लगाएंगे, किस इनकम पे लगाएंगे? इस फार्मूले का अभी तक हमने, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। अगर आपकी नज़र से गुजरा तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ज़राअत इस वक्त हमारी इकानमी को क्या कहते हैं उसको सहारा दे रही थी। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि हमारे तमाम इंडिकेटर इतने अच्छे नहीं थे मास वाइज ज़राअत के, जिसकी वजह से हम अपना जो टारगेट था जीडीपी ग्रोथ रेट का वो हासिल कर सके। मगर हमने किसान के साथ जो किया है, उनको गंदम की प्राइसेस की या दूसरी प्राइसेस की, या उसको अवेलेबिलिटी हमने करनी थी खादों की कीमतों के साथ क्या किया, तो उससे लगता है कि हम किसान को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो भी परफॉर्मेंस वो ना दे। तो स्टेबिलिटी जो कि सिर्फ टैक्सों से नहीं आती, टैक्स तो एक तरीका है ना जिसे कहते हैं, और अगर आप ज़रा टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं वो और भी मुधम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेबिलिटी आए तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन सेक्टर को बूस्ट देना पड़ेगा। सही। अच्छा शकील साहब, जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर अब इकदाम करने होंगे, लेकिन एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है जिस तज्ज़िये में ये बताया गया है कि जो बुनियादी ग़िज़ाई की ज़रूरियात हैं उनको फराहम करने वाली जो खुराक है उनकी योमिया कीमत बलूचिस्तान के दही इलाकों में 18 रुपये फ़ीकस है, जबकि शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 32 रुपये फ़ीकस है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, जो आप खुराक की बात कर रहे हैं, आपने भी बात की थी कि 66% पॉपुलेशन को भी अवेलेबल नहीं है। जो ये डिवाइड जो होता है कि यानी कि अक्सर जो कि रूरल और अर्बन में, वो एक तो फंडामेंटल होता है, क्योंकि जब सब्जियां जानी है जहाँ की रूरल एरिया से जैसा जानी है तो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते जहाँ उसमें मिडल मैन होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये भी एक वीक मार्केट की निशानी होती है कि जहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने में नाकाम रहती है। मगर यहाँ एक बात आप और भी ज़हन में रखिएगा, ये बेसिक नेसेसिटी है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। ये अच्छी खुराक की बात नहीं हो रही। जब हम अच्छी डाइवर्सिफाइड खुराक की बात करेंगे तो हमें वो 66% का जो नंबर है वही नज़र आएगा कि यानी कि इतनी पॉपुलेशन है जो कि फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रही है। अब फूड इनसिक्योरिटी जब जब मेरे हिसाब से तो सबसे फंडामेंटल इंडिकेटर होता है किसी
किसी मुल्क में पॉवर्टी को क्या कहते हैं मैप करने का। ऐसे ही हमने है। 2013 में स्टडी की थी, ये उस वक्त था कि 58% पॉपुलेशन जो है फूड इनसिक्योर है। क्योंकि देखिए वो उस बंदे से ज़रा गरीब कौन होगा जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हुकूमत कहती है जी पावर्टी हमारे 40% से भी कम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बड़े यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन बता रही हैं, जिससे हमें नजर आता है कि हमें डेटा को मजीद देखने की ज़रूरत है और एक दूसरे से सच बोलने की ज़रूरत है, ताकि हम इसका कोई रास्ता बना सकें। लेकिन रामे साहब, क्या आपको लगता नहीं है एक तरफ फूड सिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं, बहुत सारे बाकी मसाइल भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ जिस तरह आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो कम से कम आवाम को दूसरे एंड से आपने कुछ रिलीफ भी देने होते हैं, फूड सिक्योरिटीज़ के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो रिलीफ भी तो आवाम को नहीं मिल रहे। भाई मेरे टैक्सेस बड़ी वहां पे रहे हैं, सैलड क्लास पे रहे हैं, जो बड़ी बिग फिशेस हैं वो तो टैक्स आपके कहाँ दे रहे हैं। हम्म। आप बताएं ना कि यानी कि जो मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है कि जो आपका बड़ा बिजनेसमैन है या बड़े लोग हैं, जो उनको तो टैक्स अवॉइड करने के 100 तरीके हैं। या एक तरीका ये भी होता है कि वो बाहर अपना पैसा ही बाहर रखते हैं पाकिस्तान से। आप देखिए आपने जितने बड़े बड़े लोग आपको अपनी नजर आएंगे, वो उनका पैसा बाहर होगा, तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देंगे। टैक्स जो बढ़ रहे हैं वो सैलरी क्लास पे बढ़ रहे हैं, अब उसको मजीद यानी कि शिकंजे में लिया जा रहा है। या इस तरह ज़रात पे अभी बढ़ेंगे, जो किसानों पे देखते हैं किन किसानों पे लगाते हैं। तो टैक्स जो होता है ना बेसिकली आपने बड़े लोगों पे लगा के छोटे लोगों की फलाह पे करना होता है। अब हमारे यहाँ उल्टा रहा है उल्टा ही कि हुआ यानी है, देखिए ना, एग्जैक्टली। एक तो ये है कि गवर्नमेंट कहती है जी हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरे इनके शहाना अखराजात देख ले आप, नई नई गाड़ियां देखें, इनके वजीर देखें, काम क्या करते हैं, जीरो। जब आपकी बात होती है तो टैक्स जो बढ़ रहे हैं वो आम लोगों पे बढ़ रहे हैं। सही। अच्छा शकील साहब, हमने यही देखा है कि जब भी एक पीएम आता है तो उसकी पहली स्पीच यही होती है कि इस दफ़ा आईएमएफ का प्रोग्राम आखिरी होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमेशा से हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। और अभी भी जिस तरह की सूरत हाल है, वफ्द आया था, जिस तरह से तमाम तर सूरत हाल आगे बढ़ी, शरह सूद के हवाले से स्टेटमेंट काफ़ी जो है वो कॉन्शियस भी रहा है। आपको लगता है कि ये कम होकर हमें सिंगल डिजिट पर नजर आएगा? देखिए हमारी इकानमी में मसला ही सूद का है। हमने अल्लाह से कमिट किया हुआ है कि हम सूद नहीं लेंगे। अल्लाह हमें फरमाते हैं कि सूद लोगे, मुझसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है, और हम अल्लाह ताला से जंग करके समझते हैं कि हम कभी कामयाब हो सकेंगे। तो ये जो सूद है ना, ये रेट होना ज़्यादा कम होना मेरे लिए तो ये बेमानी है। असल चीज़ ये है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब आपने अल्लाह से ये कमिट कर लिया कि हम इसको ख़त्म करेंगे, नहीं तो आपसे जंग एग्जैक्टली। लड़ेंगे। अब अल्लाह से जंग लड़ के कौन जीत सकता है? तो सूद ऐसे जो है कि ये तो वैसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अदरवाइज देख लें, हम यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का सूदी निज़ाम आप देख लें तो वो क्या हुआ है। आपको पता है इस वक्त दुनिया का जो टोटल कर्जा है वो $315 ट्रिलियन है, और दुनिया की टोटल जो जीडीपी इकोनॉमी का साइज है वो 100 ट्रिलियन है। अब ये 315 ट्रिलियन कैसे बन गया उसका कर्ज? पूरी एक साल की इकानमी भी उसको दे दें जो कि जमा किया हुआ कमा के भी, तो आपका कर्ज फिर भी ज़्यादा है। तो इसकी बुनियादी वजह सूद है। वो पाकिस्तान को तो देखें, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, हमारी कोर्ट्स ने भी डिसीजन दिए हुए हैं, सब ने क्या हुआ है, पर हमारी गवर्नमेंट टच से मस नहीं होती उस पर। अब आपने फिर सूद पे पूरा सिस्टम चला रहे हैं, तो बस फिर अब उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहें। लेकिन रामी साहब, हम इससे निकलेंगे किस तरह? हम तो इसमें रच बस भी चुके हैं, और सूद की मद में हमने दुनिया के बड़े कर्जे उतारने हैं। सो हम तो वो क्या कहते होते उस दलदल के अंदर घुस चुके हैं। हम तो मजीद घुस रहे हैं, हाँ हाँ। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। देखिए हमने जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने जो सूद का सिस्टम है उसको मजीद जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब देखें जहाँ क्या कहते हैं कि जब विल होती है तब बंदा रास्ते निकाल लेता है। अब अपना जो क्या क्या कहते हैं, पहली बात यह है कि जब आप जो सोचेंगे कि हमने अल्लाह के मुताबिक बतानी है अपनी इकानमी, तो आप प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाएंगे, आपका पैसा होगा तो आप लोगों को पे बैक करेंगे, और उन लोगों को ख़त्म हो, आपका सूद ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको उसी करेक्टर के लोग चाहिए जो इन चीज़ों को ऐसे जाने के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि सूद को हमने ख़त्म करना है और एग्जैक्टली। प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाना है। अगर हम ये देखें तो अब तो जो हमें हमारे मुल्क में गवर्नेंस है या हमें जो मुल्क गवर्न करते हैं वो तो खुद सूद पे उनके सारे बिजनेसेस हैं, उनको तो सूद बुरा नहीं लगता होगा। सूद तो यानी कि जो चीज़ है कि उनको तो अच्छा लगता होगा ना। तो बात ये है कि ये सारा सिस्टम निकल सकता है, प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ा के निकल सकता है अगर हम चाहें तो। यहाँ तो सारी बात ही मराहत की हो रही है। जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी मराहत पे कंसंट्रेट करता है एग्जैक्टली। और वाम को कहता है कुर्बानी दो। भी वाम कितनी कुर्बानी दे? अब देखें अगर कुर्बानी की बात है तो आप कम से कम अपने शहाना खर्चे ही कम कर लो यार, तो वाम को नजर आए आप भी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक हो गया शकील आमिर साहब, थैंक यू सो मच। माहिर मईशत शकील राय साहब महवे गुफ्तगू थे। जी हाँ, और वो यही कह रहे थे कि अवाम कब तक कुर्बानी देगी अब आके, क्योंकि अभी तक तो दे रही है, अब कितना बोझ और उठाना पड़ेगा ये देखना होगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून।